अभी तक खोजी गई सारी टेक्निक्स में सबसे ज्यादा रिलायबल यानी कि भरोसेमंद जो टेक्निक है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज केम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आइए बताते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। बिल्कुल आपके लिए नया होता है, आपने इससे पहले शायद ही कभी सुना होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो आइए आपको बताने का प्रयास करते हैं और उम्मीद कीजिए कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस का जो क्षेत्र होता है अनलिमिटेड होता है, हमेशा नई नई चीजें बनाई जाती हैं और नेचर में भी नई नई चीजें खोजी जाती रहती हैं। जैसे ही केमिस्ट्री का कोई नया कंपाउंड खोजा गया, चाहे वो नेचुरल सोर्स से खोजा गया हो या मैन मेड हो, सिंथेटिक हो, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी पड़ती हैं कि ये कंपाउंड पहले से खोजे गए किसी कंपाउंड के द्वारा मैच करेगा या इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग हो सकता है, यानी कि पहले से खोजे गए किसी कंपाउंड से अलग होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है बताते हैं। ए न्यू कंपाउंड या एलिमेंट कोई नया कंपाउंड या एलिमेंट खोजा गया, वो हो सकता है कि उसकी ओरिजिन कैसी हो, चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, सिंथेटिक, ठीक है, हो सकता है कि नेचुरल हो सकता है कि सिंथेटिक हो। अब ये जो कंपाउंड होगा इसकी दो कैटेगरी हो सकती है कि इस कंपाउंड या एलिमेंट के बारे में पहले से किसी साइंटिस्ट ने खोज करके उसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करके पहले से किसी केमिस्ट्री के लिटरेचर में या केमिस्ट्री की बुक में लिख रखा हो। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हो सकती है द प्रॉपर्टीज आर प्रीवियसली का मतलब पहले से, प्रीवियसली explained by any scientist in a chemical लिटरेचर। ठीक है, पहले से किसी बुक में या केमिस्ट्री की बुक में उस कंपाउंड के बारे में या उसके जैसे कंपाउंड के बारे में लिख के रखा होगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो सकती है। और दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है कि नो एनी डिस्क्रिप्शन आर गिवन by any scientist in any chemical literature। ठीक है, यानी कि उस नए खोजे गए कंपाउंड के बारे में पहले से किसी साइंटिस्ट के द्वारा कहीं भी नहीं लिखा गया। ठीक है ना, तब क्या होगा ना, तो उसके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी हमने प्रूव करके देख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड एलिमेंट खोजा गया है या सिंथेटिक बनाया गया है, अब क्या करेंगे, अब उसका स्ट्रक्चर हमें जानने के लिए, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, उसके बारे में डिटेल नॉलेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस कंपाउंड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसमें अशुद्धियां हो सकती है, उसमें मिक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गंदगी हो सकती है। सबसे पहले हम उसको साफ करेंगे यानी कि क्लीन करेंगे या प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे,
उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट सॉल्यूशंस में उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम भेज देंगे कहां पे, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, एडवांस केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भेजेंगे, जहां पे उसका अध्ययन किया जाएगा द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस, जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहां से क्या पता चलेगा, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टिपिकल डिफिनीशन होती है हम उसके बारे में लिखेंगे। आइए देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डिफिनीशन होती है उसमें क्या लिखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक विच डील्स विथ द ट्रांजिशन दैट ए मॉलिक्यूल अंडरगोज between its energy level upon absorption of suitable radiation determined by quantum mechanics। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में होता क्या है कि जैसे ही किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक सुटेबल एनर्जी का फोटोन डाला जाएगा, फोटोन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर होती है एनर्जी, तब वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी अभी ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो अपने ग्राउंड लेवल में से जाएगा एक्साइटेड लेवल पे। एक्साइटेड लेवल पे जाने के बाद क्या करेगा, वो फिर से एनर्जी जो कि फोटोन के द्वारा उसको मिली हुई है क्या करेगा, इमिट करेगा, यानी कि बाहर निकालेगा। तो क्या होगा, फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये एनर्जी का एब्जॉर्ब करना, फिर एनर्जी को इमिट करके फिर से ग्राउंड स्टेट में आने से क्या हमें प्राप्त होगी, क्या हमें मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन। इसी स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ जो मशीन होती है उसके अंदर स्पेक्ट्रोमीटर हमें प्राप्त होगा, जिसके द्वारा उस एलिमेंट या कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को रीड किया जाएगा। इसी टेक्निक का नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आइए देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मैकेनिज्म होती है कुछ समझाने का प्रयास करते हैं एनर्जी लेवल के हिसाब से। ठीक है, आइए। ठीक है, यहां पे हम दो स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं, दो एनर्जी का लेवल बनाएंगे। ठीक, इसकी एनर्जी हम मानते हैं ई एन, यानी कि ग्राउंड लेवल पर किसी भी एलिमेंट की एनर्जी, यानी कि यम। यहां पे जो एनर्जी थी वो ग्राउंड लेवल की एनर्जी है, इसको बोलेंगे ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, या इसको बोलेंगे एक्साइटेड, एक्साइटेड लेवल। ठीक है, यहां पे कोई मॉलिक्यूल था, यहां पे कोई मॉलिक्यूल था, अब यहां पे आया फोटोन। ठीक है, फोटोन आया तो यहां का मॉलिक्यूल एक्साइट होके कहां पे चला गया, यहां पे चला गया, ग्राउंड लेवल से गया एक्साइटेड लेवल पर। इसकी एनर्जी का जो अंतर निकालेंगे डेल्टा ई, डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, यानी कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को निकाल देंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, ई एम माइनस ई एन। ठीक है, चूंकि मॉलिक्यूल ने या उस कंपाउंड ने क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, ग्राउंड लेवल पे से गया है, कहां से, एक्साइटेड लेवल पे गया है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक अगला स्पेक्ट्रा हम बनाते हैं, इसके बगल में ही एनर्जी का लेवल वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी एक्साइटेड लेवल रहेगा, एक्साइटेड लेवल। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ही इसके यहां से हम फोटॉन को हटा लेंगे, फोटॉन, फोटॉन को हटाएंगे तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल
जो एक्साइट हो गया था, एनर्जी को, किसकी एनर्जी लिया था, फोटोन की एनर्जी को पाके क्या हो गया था, एक्साइट हो गया था। तो कहां पहुंच गया था, ग्राउंड लेवल से पहुंच गया था एक्साइटेड लेवल पे। अब फोटोन के हटने के बाद उसकी एनर्जी जैसे ही निकले तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड लेवल से फिर आ जाएगा कहां पे, ग्राउंड लेवल पर, En एंड Em। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, चूंकि एनर्जी यहां पे क्या हो रही है, इमिट हो रही है, इमिशन, तो इसका नाम हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा। एक स्पेक्ट्रल लाइन ये हमें मिली एब्जॉर्प्शन वाली, और एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिली यहाँ पे इमिशन वाली, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। तो स्पेक्ट्रल लाइन दो टाइप की होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब किसी कंपाउंड या एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानने के लिए या प्रूफ करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही यूज क्यों किया जाता है, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ही क्यों यूज की जाती है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी ही यूज क्यों की जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करने के फायदे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करने के फायदे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला फायदा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्स लेस टाइम टू determine a compound या मॉलिक्यूल। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत कम ही समय में किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बारे में हमें जानकारी दे देगी। किसके बारे में, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बारे में क्या हमें निकाल के देगी, स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है ना। तो आइए दूसरी चीज जानते हैं, दूसरी बात जानते हैं, दूसरा एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी a small amount of sample, सैंपल हो सकता है कि कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो सकता है कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल कितना, अगर 1 मिलीग्राम है यानी कि 1 mg है, ठीक है, तब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल 1 मिलीग्राम इज सफिशिएंट, पर्याप्त होता है, सफिशिएंट टू स्टडी करने के लिए 1 मिलीग्राम, केवल 1 mg बहुत होता है सैंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो अगला एडवांटेज हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगला एडवांटेज ये होगा कि जो भी सैंपल किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का हम लेंगे डिस्कवर करने के लिए या एनालिसिस के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक, वो सैंपल खराब भी नहीं होता, यानी कि वेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, द सैंपल used for spectroscopic analysis do not waste and are used for further स्टडीज। यानी कि जो भी सैंपल हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए लेंगे वो सैंपल खराब भी नहीं होता, यानी कि हम उसको कहीं दूसरे एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी कि
यूज्ड फॉर फर्दर स्टडीज, है ना। ठीक है, अगला जो एडवांटेज है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, अभी तक खोजी गई सारी टेक्निक्स में सबसे ज्यादा रिलायबल यानी कि भरोसेमंद जो टेक्निक है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट रिलायबल टेक्निक यूज्ड नाउडेज, आज के दिनों में, नाउडेज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट रिलायबल टेक्निक यूज्ड नाउडेज। ठीक है ना, आज के दिनों में या आज से पहले भी जो सबसे ज्यादा सफिशिएंट या सबसे ज्यादा भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है किसी भी कंपाउंड एलिमेंट के स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए सबसे ज्यादा जो टेक्निक सबसे ज्यादा भरोसेमंद है उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इतना हमने आज आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में बता दिया। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का एडवांटेज क्या होता है उसके बारे में बता दिया। अगले आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोटोन क्या होता है, फोटोन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबके बारे में हम बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।